multiple choice questions. Now we are going to start with the first one. So remember, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट वर्ड का मीनिंग याद रखिएगा. प्रोजेक्ट इज बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, राइट, विच आर बेसिकली कंबाइंड टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. तो प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड वी वुड बी डिस्कसिंग मोर देन 300 MCQs in our classes, as well as I will be providing the PDF to the students, not only of project management and financial derivatives but also of the other subjects, right, which include marketing of services, CBMR, consumer behavior and marketing research, ethics, right. So let us start with the first one. The first MCQ, as you are aware that your paper pattern will be according to the multiple choice questions. So let's move on to question number 1. A communication management plan identifies the relevant information that should be communicated to. You've got 4 options: project team, project stakeholders, project board, project sponsor. तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान आइडेंटिफाइज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिसको कम्युनिकेट की जानी है, क्या प्रोजेक्ट टीम को, क्या प्रोजेक्ट बोर्ड को, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को, और आपके पास प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं. तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर व्हाट आर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, राइट. सो मैनी अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग अप, और साथ ही साथ हमारे साथ कई स्टूडेंट्स और दे हैव बीन रिसेंटली एडेड, लाइक निखिल, अदिति, लवीना, प्रियांशु, एंड आई कैन ऑल्सो सी सम अदर नेम्स, स्वाति. तो ठीक है, वेलकम ऑल टू द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अ लिटिल बिट लेट, बट लेट अस कंटिन्यू. सबसे पहले तो ध्यान रखना, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट की जाती है क्या सिर्फ टीम को, क्या बोर्ड को, स्पॉन्सर को, या स्टेक होल्डर्स को. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते हैं ये स्टेक होल्डर्स क्या है. तो ध्यान रखिएगा, स्टेक होल्डर्स कॉम्प्राइज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम मेंबर्स, मैनेजर्स, रिसोर्स मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजमेंट, कंपनी ओनर्स, इन्वेस्टर्स, ये सभी आते हैं प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स में, दोज हु आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. एंड दिस इज इंडीड द राइट आंसर. केवल एक प्रोजेक्ट टीम को कम्युनिकेट नहीं करना है, या बोर्ड को, या स्पॉन्सर को, आपको प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है. और स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स क्या हैं. देन यू गॉट टीम मेंबर्स, देन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के अलावा मैनेजर्स, तो प्रोजेक्ट मैनेजर, देन टीम मैनेजर, टीम मेंबर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स, अदर रिसोर्स मैनेजर्स, कंपनी ओनर्स, प्रोजेक्ट प्रमोटर्स, सीनियर मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स. तो एग्जीक्यूटिव्स ये सब आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स में. तो स्टेक होल्डर्स, कभी इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाए तो ये भी पता रहना चाहिए आपको. तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान केवल टीम को, बोर्ड को या स्पॉन्सर को नहीं होता है, सभी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाता है, दोज हु आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. सो दैट्स द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन. तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें जो 1 by 1 हम कवर करेंगे, यू नीड टू मेमोराइज इट बाय द टाइम आई एम स्पीकिंग टू यू. तो आप लोग इनको लिखते भी जाइएगा. कई स्टूडेंट तो इसी इंतजार में बैठे हैं कि पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए, वो बस PDF मिल जाए, उसको देखते रहें और देख के फिर भूल जाएं. तो याद रखना कि देखने से याद नहीं होंगे, जब तक आप लिखोगे नहीं अपनी नोटबुक्स में, इट वुड बी वेरी हार्ड टू मेमोराइज ऑल दिस. तो इनको नोट भी करते जाइएगा बाय द टाइम आई एम स्पीकिंग टू यू. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. 4 स्टेटमेंट है आपके पास, चारों में से 3 गलत है और केवल एक सही है. पहला, इंडिपेंडेंट रिव्यूज एंड क्वालिटी ऑडिट्स फॉर्म पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस QA. तो एक चीज याद रखना है, ये इंडिपेंडेंट रिव्यूज तो कभी भी क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट नहीं होते. तो इंडिपेंडेंट रिव्यूज, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड्स confidence to stakeholders
दैट रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी विल बी एक्सीडेड। एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये केवल स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस नहीं प्रोवाइड करता, कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है क्वालिटी एश्योरेंस। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और साथ ही साथ ये एक्सीड करने की बात कर रहे हैं। क्वालिटी तो मेंटेन कर लो, एक्सीड तो बात की बात है। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल वेरीफाइज दैट द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल कंफर्म्स टू स्पेसिफिकेशन, are fit for purpose and meet stakeholders expectations. Now that is the purpose of quality control. तो यही स्टेटमेंट सही है। नंबर 3, आई एम सर्कलिंग इट अप। जो स्टेटमेंट है आगे का तो पता नहीं, फोर्थ ऑप्शन देखो। वैसे क्वालिटी प्लानिंग enables द प्रोजेक्ट मैनेजर टू मैनेज द ट्रेड ऑफ बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड बजट। प्लानिंग के अंदर कस्टमर एक्सपेक्टेशन को ध्यान रखा जाता है, बजट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, लेकिन एक ट्रेड ऑफ नहीं होता। पहला जो प्रायोरिटी होता है वो होता है कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि बिल्कुल उस पॉइंट पर इक्वलाइज कर लेना, तो ट्रेड ऑफ नहीं होता है। पहले ये जरूरी नहीं है कि बजट आपके पास 100 रुपए का है तो आप 100 रुपए के हिसाब से ही काम करें। बजट कुड बी एक्सीडेड इफ द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर हाई, राइट। तो किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं तो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस कुड बी हायर, तो बजट कुड बी इंक्रीज्ड। और इफ यू मूव ऑन टू अ 3 स्टार वन, बजट कुड बी डिक्रीज्ड। तो बजट सेकेंडरी है, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस प्राइमरी है। तो ट्रेड ऑफ का मतलब यहाँ पर इक्वलाइज करना ये क्वालिटी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज क्वालिटी प्लानिंग बेसिकली इट फोकसेस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट एंड देन बजट। तो ट्रेड ऑफ नहीं होता है वहां पर, कस्टमर एक्सपेक्टेशन ही प्रायोरिटी होती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, केवल एक स्टेटमेंट सही है। क्वालिटी कंट्रोल वेरीफाइज दैट द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल कंफर्म्स टू स्पेसिफिकेशन आर फिट फॉर पर्पस एंड मीट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। तो क्वालिटी कंट्रोल का पर्पस ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिलीवर किया जाना है एंड इट शुड मीट द स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। जो आपने उनसे वादा किया है उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस आप लोग एक बार मेमोराइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी, डेरिवेटिव्स का भी, एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, project risk management is best described as managing responses to threats, identifies and acknowledging threats and opportunities, then planning responses to threats, minimizing threats and maximizing opportunities, right। अब ये चारों ही ऑप्शन बड़े क्लोज लग रहे हैं। थ्रेट्स तो है, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टैकलिंग थ्रेट्स, लेकिन इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो है प्लानिंग रिस्पॉन्सेस टू थ्रेट्स। थ्रेट तो क्रिएट हो गया, हाउ डू यू प्लान रिस्पॉन्स। आपको अब रिस्पॉन्ड करना है तो उसकी जो प्लानिंग है वही है मैनेजमेंट, राइट। मैनेजिंग रिस्पॉन्स नहीं, पहले रिस्पॉन्स तो मैनेज करना तो बाद की बात है, पहले तो आपको रिस्पॉन्सेस का प्लान करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेजिंग थ्रेट्स वो भी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। मिनिमाइजिंग थ्रेट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है दैट इज प्लानिंग रिस्पॉन्सेस टू थ्रेट्स। इनफैक्ट मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है पोस्ट कॉर्प, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के अंदर भी पहला जो स्टेप है वो प्लानिंग ही होता है। सो हाउ वेल यू प्लान रिस्पॉन्सेस टू थ्रेट्स is the description of project risk management. All right, next one, question number 4, which one of the following best describes a project issue? project issue को best इनमें से कौन सा factor describe कर रहा है? major problem that requires formal escalation, problem that the project manager has to deal with on a day-to-day basis, uncertain event that may or may not occur, an opportunity that occurs through change control.
अब इसके अंदर प्रोजेक्ट इशू का मतलब होता है कि एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के अंदर जो उसकी प्रोग्रेस है वो हॉल्ट हो गई है, रुक गई है, और उसके लिए जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज डिस्क्राइबिंग दिस इशू वेरी वेल, मेजर प्रॉब्लम। तो प्रोजेक्ट इशू है तो अनसर्टेन इवेंट वो होगा या नहीं होगा थर्ड ऑप्शन में, उसका तो मतलब ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी वो भी प्रोजेक्ट इशू नहीं है, अपॉर्चुनिटी कोई भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। प्रॉब्लम जो डे टू डे बेसिस पर डील करनी होती है वो रूटीन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी एक मेजर प्रोजेक्ट इशू नहीं होता है। प्रोजेक्ट इशू इज ऑलवेज अ मेजर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स फॉर्मल एस्केलेशन। तो आपको ध्यान रखना है वो मेजर प्रॉब्लम विच रिक्वायर्स अ फॉर्मल एस्केलेशन। अब एस्केलेशन जो है, यू मस्ट रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड एस्केलेशन। सो escalation is an anticipated rise in uncommitted costs of resources। कहीं पर भी कोई जो राइज हो रहा है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, राइज कुड बी in costs over time due to purchasing power of money। तो कोई भी ये जो escalation है जिसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम अराइज हो गई है, राइट, इट्स अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज। तो प्रोग्रेसिव इंक्रीज है, दैट इंक्रीज कुड बी इन कॉस्ट्स और टाइम, किसी भी फैक्टर में वो एस्केलेशन होता है। और जहां पर भी वो मेजर प्रॉब्लम आ गई है, राइट, दैट रिक्वायर्स अ फॉर्मल एस्केलेशन, जहां पर कहीं पर आपको कॉस्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, right, so that it should be completed as per the customer expectations, that is the project issue। तो project issue का मतलब ये major problem that requires formal escalation। next, scheduling। तो आपको ध्यान रखना है जो अगला पार्ट है वो है scheduling से related। scheduling can be best defined as the process used to determine, अब ये इसमें एनकाउंटर कर गया बीच में। शेड्यूलिंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमिन ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, सब कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि शेड्यूलिंग का जो प्रोसेस है, प्रैक्टिकल्स भी किए हैं इसके आप लोगों ने शेड्यूलिंग के अंदर और रीशेड्यूलिंग के भी, जो पर्पस है दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ड्यूरेशन, राइट। सो आवर फोकस इज ऑन द ड्यूरेशन कि प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन द स्पेसिफिक ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन में कंप्लीट कराना है। और आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल्स के अंदर कि हमें प्रोजेक्ट को स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ही पूरा करवाना था। अगर कोई एक्टिविटी पीछे चल रही होती थी तो उसको थोड़ा सा स्पीड अप कराया जाता था ताकि वो एक्टिविटी टाइम पर पूरी हो जाए। सो इट इज कंसर्न्ड विद द ड्यूरेशन एस्पेक्ट, राइट। सो आई गिव यू अ ब्रीफ रिकैप। जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें प्रोजेक्ट का फोर्थ का मेजर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स मेजर एस्केलेशन, देन प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज, ये स्क्रीन ऊपर नीचे की थी ना, उससे थोड़ा सा चेंज हो गए। इट इज प्लानिंग रिस्पॉन्सेज टू थ्रेट्स, देन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही थी, वो थी क्वालिटी कंट्रोल, वेरीफाइज दैट द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल, कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, राइट, ओके। So let us move on to the next slide। ये आप लोग नोट भी करते जाइएगा, चारों ऑल्टरनेटिव्स ना करो तो कम से कम क्वेश्चन और उनका सही ऑल्टरनेटिव वो तो जरूर नोट करते जाइएगा आप लोग। So the next one is which one of the following statements is true। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है आपको। An increase in project scope is likely to increase project cost। ये तो पहली स्टेटमेंट सही नज़र आ रही है, देखते हैं और बाकी की स्टेटमेंट्स क्या हैं। डिक्रीज इन द प्रोजेक्ट टाइम इज लाइकली टू इंक्रीज प्रोजेक्ट क्वालिटी, नहीं।
प्रोजेक्ट टाइम अगर आप कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, वो इंक्रीज नहीं होती, तो ये तो गलत है। एन इंक्रीज इन द प्रोजेक्ट क्वालिटी इज लाइकली टू डिक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट, नहीं ये भी गलत है। प्रोजेक्ट की अगर आप क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। डिक्रीज इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज लाइकली टू डिक्रीज प्रोजेक्ट टाइम, नो। जब भी आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे, कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिक्रीज करने का, प्रोजेक्ट का टाइम ज़रूर बढ़ सकता है। क्रैशिंग में किया भी था आपने, जितना ज़्यादा टाइम होता है राइट तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो डिक्रीज इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट, इट इज़ नॉट लाइकली टू डिक्रीज प्रोजेक्ट टाइम। इनफैक्ट कॉस्ट, क्रैशिंग कॉस्ट जब आप इनकर करेंगे तो आपका टाइम डिक्रीज हो जाता है। खैर यहाँ पर और ज़्यादा ही टाइम कम करते चले जाओगे ना, आपने देखा था क्रैशिंग में बहुत ज़्यादा टाइम कम करते चले जाते हैं आप, तो कॉस्ट तो बहुत बढ़ती चली जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब मिनिमम होने के बाद और टाइम बढ़ाते जाओगे, और टाइम मतलब आप डिक्रीज करते जाएंगे तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाती है। तो ये तो वाइस वर्सा रिलेशन हो जाता है कि टाइम डिक्रीज करोगे तो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी क्योंकि आपकी क्रैशिंग कॉस्ट बढ़ती हैं। तो खैर इस पॉइंट नंबर 6 में फर्स्ट पॉइंट ठीक लग रहा है। एन इंक्रीज in project scope is likely to increase project cost, so this is the right answer। प्रोजेक्ट का जैसे जैसे आप दायरा बढ़ाओगे, उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाओगे, तो उससे आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट नंबर 7, which one of the following statements best defines the purpose of a product breakdown structure? प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन कर रही है? पहला, टू डिफाइन द हायरार्की ऑफ डिलीवरेबल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। पहला ही पॉइंट सही लग रहा है वैसे तो। आगे, टू डिफाइन हाउ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आइडेंटिफाइंग डेरिवेशंस एंड डिपेंडेंसीज, टू एस्टैब्लिश द एक्सटेंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड प्रायर टू प्रोजेक्ट कमिशनिंग एंड द हैंडओवर, to identify the health and safety strategies, no health and safety strategies भी नहीं, extent of work भी product breakdown में नहीं आता है, derivations और dependencies भी नहीं होती है। first point ही बिल्कुल सही है। to define the hierarchy breakdown structure के अंदर, जैसे work breakdown structure होता है तो उसमें hierarchy of task होता है, और product breakdown structure के अंदर hierarchy होती है किस चीज़ की? The deliverables that are required to be produced on the project, right? So first point is absolutely correct. It's an hierarchy. ये hierarchy याद रखना है आपको। Next point, number 8. Which one of the following is least likely to be a success criteria? इनमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो सबसे लो प्रायोरिटी पर होता है? अ टारगेट फॉर द प्रोजेक्ट टू रिसीव जीरो चेंज रिक्वेस्ट, द डेट बाय विच द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड। ये तो बहुत ज़्यादा वो क्राइटेरिया जो बड़ा प्रायोरिटी पे रखते हैं सॉरी। द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट मीट रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस, the awarding of bonuses to senior management। कॉर्पोरेट्स के अंदर ये जो बोनस है ना, यही सबसे लीस्ट लाइकली क्राइटेरिया रहता है। तो बाकी सारे तो ठीक है, ज़ीरो चेंज भी है, डेट जो कंप्लीट करनी है, जो आपने प्लान किया हुआ है इस डेट तक ही हमें प्रोजेक्ट को पूरा करना है, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट मीट रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस, ये भी अच्छा है। सो द अवॉर्डिंग ऑफ बोनसेस to senior management is the least likely to be a success criteria। तो बोनस टू सीनियर मैनेजमेंट ये सक्सेस को गारंटी नहीं करता है। हाँ, ज़ीरो चेंज रिक्वेस्ट हो, प्रोजेक्ट की डेट जिस डेट पर प्रोजेक्ट को पूरा करना है, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, ये सब तो सक्सेस को गारंटी करते हैं, ये बोनस नहीं करते, राइट। नेक्स्ट नंबर 9, point number 9, let's move on to point number 9. So I am erasing the other options
जब तक ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट नोट कीजिएगा along with the right options. So in question number 9, which one of the following is a valid project key performance indicator? Which one of the following, I repeat, which one of the following is a valid की परफॉर्मेंस इंडिकेटर? इनमें से कौन सा ऐसा वैलिड प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है? स्टाफ अप्रेजल, मैनेजमेंट बाय इन माइलस्टोन अचीवमेंट एंड मास्टर स्केड्यूल. तो याद रखना है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर इट इज ऑलवेज योर माइलस्टोन अचीवमेंट. माइलस्टोन का मतलब एक जो ग्रुप ऑफ टास्क्स है उनमें से एक पर्टिकुलर माइलस्टोन, एक बड़ा जो आपने टारगेट अचीव किया है वो ही KPI होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. सो रिमेंबर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज ऑलवेज अ माइलस्टोन अचीवमेंट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इस पे फोकस करना है आपको. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो 4 स्टेटमेंट है, थोड़ा पोजीशनिंग में टाइम लग जाता है कभी कभी, सो डू कोऑपरेट. नाउ सी, यू गॉट 4 स्टेटमेंट्स विद यू. The business case is owned by the sponsor. The business case is owned by the project manager. Third option भी यही है, the business case is owned by the sponsor. And fourth, the business case is owned by the project manager. तो 2 तो केस हैं जो स्पॉन्सर ओन कर रहा है, 2 हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर. चारों बड़ी मिलती जुलती हैं. आगे की लाइन पढ़ते हैं. फर्स्ट, business case is owned by the sponsor and is created during the concept phase of the project life cycle. यही ठीक लग रहा है, आगे के देख लेते हैं. Case is owned by the project manager. No, जो केस है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ओन नहीं करता है कभी भी. जो भी प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर है वही करेगा. तो ये सेकंड और फोर्थ तो ऑप्शन ठीक नहीं है. होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड में ही. लेकिन फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है? दोनों में स्पॉन्सर ही ओन कर रहे हैं, वो ठीक है. बिजनेस केस जो है दैट इज ओन्ड बाय द स्पॉन्सर फॉर श्योर, जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है. लेकिन वो क्रिएट कब हो रहा है? ड्यूरिंग द कंसेप्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और ड्यूरिंग द डेफिनेशन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. याद रखना, कंसेप्ट फेज तो सबसे पहले आता है. पहले कंसेप्चुलाइज किया जाता है, फिर डिफाइन एंड प्लान किया जाता है. सो इट इज द फर्स्ट ऑप्शन. बिजनेस मॉडल जो स्पॉन्सर के पास है वो स्पॉन्सर ओन करता है एंड इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कंसेप्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. कंसेप्चुलाइज होता है, वो बाद में डेफिनेशन फेज के अंदर उसको और अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन होता है. बट इट इज ऑलवेज क्रिएटेड होता है हमेशा कंसेप्ट फेज के अंदर ही. ऑलराइट, सो नोट इट डाउन. कम से कम ये आप क्वेश्चन और राइट आंसर, आई रिपीट, ये नोट करते जाइएगा ताकि एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया लगे. जैसे KPI था माइलस्टोन अचीवमेंट, सक्सेस क्राइटेरिया इनमें से सबसे कम है, वो आपको बताया था अवॉर्डिंग ऑफ बोनसेस. तो क्वेश्चन और राइट आंसर वो जरूर आप टिक करते जाइएगा. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द अदर स्लाइड. तो अब आपके पास यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, लेट अस सी.
व्हाट इज इट सेइंग? हु ओन्स द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कौन ओन करता है? प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस? नो, इट इज ऑलवेज द प्रोजेक्ट मैनेजर हु ओन्स द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इंचार्ज है एंड ही ओन्स द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. याद रखिएगा. नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यूजर्स? इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो यूजर्स को डिस्क्राइब कर रहा है? तो प्रोवाइडर्स ऑफ बोथ स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डायरेक्शन टू द प्रोजेक्ट? नो. दोज इंटेंडेड टू रिसीव बेनिफिट्स और ऑपरेट आउटपुट्स. ओके. फैसिलिटेटर्स ऑफ एन appropriate issue resolution procedure? facilitators भी नहीं हो सकते. those providing full time commitment to the project. commitment तो एम्प्लॉय भी हो सकते हैं. अल्टीमेटली जो यूजर्स हैं वो है those intended to receive benefits और operate outputs. यही यूजर्स हैं प्रोजेक्ट के. प्रोजेक्ट आपने बना दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक हाईवे बना दिया, राइट, या टॉल प्लाजा बना दिया. नाउ यूजर वो है जो उसके बेनिफिट्स को रिसीव कर रहा है और आउटपुट्स को ऑपरेट कर रहा है, राइट. स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डायरेक्शन तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी दे सकता है. फैसिलिटेटर्स वो तो जनरली केवल वो हैं जो रेजोल्यूशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं प्रोसेस को. और कमिटमेंट जो है वो वर्कर्स भी दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो प्रोजेक्ट का यूजर है वो है दोज हु आर एंटिसिपेटिंग द बेनिफिट्स एंड दोज हु आर इंटेंडेड टू ऑपरेट द आउटपुट्स. जो मेन बेनिफिट्स और आउटपुट को एंजॉय करेगा वो ही माना जाएगा यूजर ऑफ द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, नंबर 13, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रही है? टू बी द सोल सोर्स ऑफ एक्सपर्टीज. एक तो ये ध्यान रखना, जिंदगी में कोई काम अकेले मत करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है. सोल तो कुछ होता ही नहीं लाइफ में, अकेला कुछ नहीं. आपको टीम जो वो है, कोऑपरेशन, टीम वर्क, वो तो बड़ा ज़रूरी है, तो वो तो काउंट ही नहीं होगा. नेक्स्ट इज टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स टू एनेबल बेनिफिट्स टू बी रियलाइज्ड. ओके, ये थोड़ा ठीक लग रहा है. टू टेक अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द डिलीवरी ऑफ द बिजनेस बेनिफिट्स. अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी केवल एक प्रोजेक्ट मैनेजर की नहीं होती है, पूरी टीम की होती है. टू डेलीगेट का मतलब होता है इम्पार्ट करना, बांट देना. ऑल अकाउंटेबिलिटी फॉर मैनेजिंग टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी टू टीम लीडर्स. ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये तो उसकी ड्यूटी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है वो है ये सेकंड पॉइंट. टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स टू अनेबल बेनिफिट्स टू बी रियलाइज्ड. एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है डिलीवर करना. क्या डिलीवर करना? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट यू नो द बेनिफिट्स कुड बी रियलाइज्ड बाय द प्रोजेक्ट यूजर. दैट्स द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. सोल सोर्स कुछ नहीं होता. अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी वो खुद वो नहीं ले सकता, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, और बाकी जो टाइम कॉस्ट, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट करने का मतलब होता है बांट देना, राइट. टीम लीडर 1, टीम लीडर 2, 3, 4, MBA फर्स्ट सेमेस्टर में था ये टॉपिक, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब कुछ बच्चे कहते हैं सर MBA फर्स्ट सेम भी कैसे किया है, आपको क्या बताएं, बट नेवर माइंड, तो फर्स्ट सेम हो गया तो हो गया, फोर्थ भी करना है आराम से अच्छे से. सो दैट वाज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. नंबर 14, अ प्रोजेक्ट इज टिपिकली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड विच अदर पैरामीटर. कुछ सोचना ही नहीं है क्वालिटी के अलावा. क्वालिटी इज द बेस्ट पॉलिसी. प्रोजेक्ट स्कोप, टाइम, कॉस्ट के साथ साथ ये टॉलरेंस, कंट्रोल, बेनिफिट कुछ नहीं,
क्वालिटी के सामने सब नीचे हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट का जो डेफिनेशन है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, राइट। सो next point is which of the just a minute which of the following statement is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, just let me enlarge it, business as usual activities cannot be improved। क्यों नहीं कर सकते? कैन नॉट बी इम्प्रूवड, ये तो फॉल्स है। बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटीज़ आर मोर डिफिकल्ट टू मैनेज देन प्रोजेक्ट्स। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटीज़ दे आर मोर डिफिकल्ट। समटाइम्स प्रोजेक्ट्स कुड ऑल्सो बी मोर डिफिकल्ट टू मैनेज। प्रोजेक्ट्स आर ट्रांजिएंट एंडेवर्स दैट ब्रिंग अबाउट चेंज टू बिजनेस एज यूजुअल। और प्रोजेक्ट इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑपरेशन रिफाइनमेंट। नहीं, प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं ऑपरेशन रिफाइनमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हो। प्रोजेक्ट तो मिडवे भी कर सकते हैं कि आधा आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद आप एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दें, वो भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। सो इट इज़ द थर्ड ऑप्शन। प्रोजेक्ट आर ट्रांजिएंट एंडेवर्स। ट्रांजिएंट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर, और एंडेवर्स का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक, दैट ब्रिंग अबाउट चेंज टू बिजनेस एज यूजुअल। तो प्रोजेक्ट्स का काम ही यही होता है कि वो चेंज लेकर आते हैं। और एंडेवर, ये वर्ड ही अपने आप के अंदर एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सो दे आर ऑलवेज ट्रांजिएंट एंडेवर्स दैट ब्रिंग अबाउट चेंज टू बिजनेस एज यूजुअल। ट्रांजिएंट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो चेंजेस लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर, राइट। रोड्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, फ्लाईओवर बना देते हैं आप, राइट। तो उससे और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाता है। तो ऑलरेडी काम चल ही रहा है, उसके ऊपर आपने बिजनेस में और चेंज लेकर आ गए। 10 प्रोडक्ट चल रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, वो और ऐसी मशीनरी इंस्टॉल करते हैं जिससे जो प्रोडक्शन है वो सुपीरियर क्वालिटी का मैन्युफैक्चर होता है। सो इट इज अगेन दिस हैज ब्रॉट चेंज टू बिजनेस। Next, number 16. Now let me raise this tick. Just a minute. So number 16 is what is defined as the ability to influence and align others towards a common purpose। आप लोग याद रखना है, ये जो टीम वर्क है ये तो म्यूचुअल कोऑपरेशन है। मोटिवेशन तो ठीक है, आप मोटिवेट इंस्पायर कर सकते हैं, वो अगर कोई इंस्पायर ही नहीं हो रहा है तो बात अलग है। मैनेजमेंट में भी इन्फ्लुएंस नहीं है। लीडरशिप इज ऑल अबाउट द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड अलाइन अदर्स। वो अलग अलग चल रहे हैं ना सब, कोई अलग अलग, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसको अलाइन कर देते हैं प्रॉपर, राइट। सो ये अलाइनमेंट की जो क्वालिटी है, दिस इज कॉल्ड एज लीडरशिप। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड अलाइन टुवर्ड्स अ कॉमन गोल इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। तो नोट कर लीजिएगा, what is defined as the ability to influence and align others towards a common purpose, and that is one and only leadership. Next one. So we move on to the next slide. Now that says which one is a true statement. Just let me erase this also, ये खामा का डिस्टर्ब करेगा अभी। तब तक आप ये स्टेटमेंट पढ़िएगा।
और क्वेश्चन भी नोट कीजिएगा बाय द टाइम आई एम डिक्टेटिंग दिस क्वेश्चन. Which one is a true statement relating to project communications? Project sponsor is responsible for all communications. स्पॉन्सर को कोई जिम्मेदारी नहीं होती, स्पॉन्सर ने तो स्पॉन्सर कर दिया तो उसका उसके बाद कोई लेना देना नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है. डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टिपिकली हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन नीड्स. नाउ दैट इज द राइट वन. जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अलग अलग कम्युनिकेशन नीड्स हैं. आपको बताया था बड़े सारे स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, लीडर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं. सबकी अलग अलग कम्युनिकेशन नीड्स हैं, सबको अलग अलग चैनल्स पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कम्युनिकेशंस का. बाकी तो देख लेते हैं. ईमेल इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल. नो, ईमेल के अलावा भी बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया के अंदर और दूसरी खूब सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हैं. ERP could also be used to communicate with large number of people. काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं तो इट इज़ कम्युनिकेटेड टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स. तो ईमेल इज़ दी ओनली वे, ये तो गलत है. इट इज़ बेस्ट टू हैव अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यूज फॉर एवरी प्रोजेक्ट. नो, ज़रूरी नहीं कि स्टैंडर्ड सेट हो, फ्लेक्सिबल कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स भी होती हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. द करेक्ट स्टेटमेंट इज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव different communication needs. Next, number 18. In project management, the term quality is best defined as inspection, testing and measurement, reviews and audits, fitness for purpose of deliverables, professionally bound project reports. No, third option is the right one. Fitness for purpose of deliverables. आपका जो क्वालिटी है उसका जो मेन मोटो है दैट इज फिटनेस. वो प्रोजेक्ट जो है इज इट फिट फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी या उसमें अभी भी कुछ फ्लॉज रह गए हैं. तो इंस्पेक्शन आप कर लो, टेस्टिंग कर लो, मेज़र कर लो. मेज़र के बाद जब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक क्या फ़ायदा. तो वो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है. फिटनेस फॉर पर्पस ऑफ डिलीवरेबल्स. Number 19. The main outcome of risk identification in risk management process is identify and determine the relative importance of project risk. Identify and describe all risks that might occur on the project. यही ठीक लग रहा है अभी तक. तो अगर कुछ और हुआ तो इरेज करके देख लेंगे. Identify and determine the responses to the project risks. Identify and describe risks that have occurred on previous projects. Previous projects तो ठीक है, वो तो प्रोजेक्ट हो गए, अब उससे कोई ऐसा खास लेना देना नहीं है आपका. अब जो मेन कंसर्न है वो है identify and describe all risks that might occur on the project. जब तक आप सारे रिस्क को ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होगा फिर. So you have to identify and describe all risks जो भी इस प्रोजेक्ट में accrue हो सकते हैं. Number 20. Which one of the following is not considered in resource management? कौन सा फैक्टर इनमें से रिसोर्स मैनेजमेंट में नहीं आता है. आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज तो आता है, असाइनिंग रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज भी आता है, इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंसिंग ये नहीं आता. तो यही आपको टिक करना है. रिसोर्स मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई आता है, असाइन आता है और मैचिंग रिसोर्सेज टू द शेड्यूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने रिसोर्सेज को असाइन कर दिया, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे फाइनेंशियल हो, एक्टिविटीज़ पे, और उनको मैच करना वो भी रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पर्पज़ है. लेकिन ये इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्सेज ये कोई बेसिक फंक्शन या कोई काम नहीं होता रिसोर्स मैनेजमेंट का. सो रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग, असाइनिंग and matching resources. All right, so we come to the end of this particular set. We are going to continue with more and more interesting MCQs of project management in our next lecture.